एवरीवन, मैं कमल किशोर जैन हाजिर हूँ आप लोगों के सामने अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जैन सा के अंदर, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं जैन साज इंग्लिश ग्रामर सीरीज और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस के अंदर। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पूरा पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप लोग पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं और आप लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं पढ़ा है तो आप उसको ज़रूर मेरे वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखिए, और अगर आप लोगों ने मेरा प्रेजेंट टेंस भी जो नहीं पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा है, उसको भी आप लोग देखिए, आपका प्रेजेंट टेंस क्लियर हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने वीडियो लेक्चर देख लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे आशा है कि आप लोगों को वो सारे वीडियो लेक्चर, वो सारे टेंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं आपको पहले सारी चीज़ें यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में समझाने वाला हूँ। एग्जाम्पल को अपन अंतिम स्लाइड के अंदर देखेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल अपन करेंगे, पहले मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, कहाँ कहाँ पर ये यूज होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट का मतलब है भूतकाल, कंटिन्यूअस आप लोगों को प्रेजेंट के अंदर बताया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस जो है कंटिन्यू वर्ड से बना है। किसे बना है? कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी होना, जो काम जारी था। भूतकाल की बात हो रही है, टेंस यानी काल या समय में। तो जो कार्य भूतकाल में जारी था वो कार्य कौन से टेंस का होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जारी था मतलब वो कार्य भूतकाल में हो रहा था लेकिन समाप्त नहीं हुआ था, ये ध्यान रखना। अगर समाप्त हो जाता तो फिर ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं रहता। आगे वापस समझाने वाला हूँ। देखिए, अगर हिंदी के अंदर अपन पहचाने कि कौन सा टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, कौन सा सेंटेंस, तो अगर हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे, ये जानकारी आपको पहले से ही होगी, क्योंकि ये अपन जब स्कूल से सीखना शुरू करते हैं, चौथी, 5, 6ठी क्लास से टेंस को, तो ये चीज़ों से सिखाया जाता है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, अगर किसी वाक्य के अंत में है तो वो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। ये जो रहा वर्ड है, रहा, ये दिखाता है कि काम जारी है। क्या है? काम जारी है, काम हो रहा है, अभी भी कंटिन्यू में है। और ये था है या है, ये किसको बताते हैं? समय को। अगर रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि था किसको बताता है? भूतकाल को बताता है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों ने समझ लिया होगा। आगे अपन बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं। अब यूज, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कैसे, कहां पर किया जाता है, कौन से वाक्यों को बनाने के लिए किया जाता है? तो देखिए, टू एक्सप्रेस, व्यक्त करना, एन एक्शन, एक कार्य को, दैट जो, वज यानी था, गोइंग ऑन यानी जारी था, कंटिन्यू यानी चल रहा था, यानी गोइंग ऑन बोल दो या कंटिन्यू था, जारी था, इन पास्ट भूतकाल के अंदर। बट लेकिन वज था अनफिनिश, अनफिनिश का मतलब समाप्त नहीं होना, फिनिश यानी समाप्त होना, अनफिनिश का मतलब समाप्त नहीं होना। तो इसका क्या मतलब हुआ? एक ऐसा कार्य जो भूतकाल में तो जारी था लेकिन अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। वापस समझिए, एक ऐसा कार्य जो भूतकाल में जारी था लेकिन समाप्त नहीं हुआ था। समझ में आ गया ना? तो वो कौन, वो वाक्य किस टेंस बनता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन कोई कार्य भूतकाल में हुआ होता और वो मान लो समाप्त हो गया होता, क्या हो गया होता? समाप्त, वो समाप्त हो जाता तो फिर वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं रहता, फिर या तो वो पास्ट सिंपल में बनता या पास्ट परफेक्ट में बनता। तो पास्ट सिंपल में कौन से वाक्य बनते हैं मैंने वहाँ पर आपको समझाया था। अब पास्ट परफेक्ट में भी बताऊंगा कि वहाँ पर कैसे वाक्य बनते हैं। तो ये ध्यान रखना, कोई काम भूतकाल में हो रहा था लेकिन वो समाप्त नहीं हुआ था तो वो कौन से टेंस बनेगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि वो भूतकाल में कार्य क्या था? जारी था। अगर समाप्त हो जाता तो पास्ट सिंपल या पास्ट परफेक्ट में बनता। तो ये है इसका यूज।
अब यूज देखने के बाद एडवर्बियल्स, अब अपन प्रत्येक टेंस के अंदर एडवर्बियल्स भी उनके साथ में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये क्या है, एडवर्ब का आपका टॉपिक पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने आपको एडवर्ब ऑफ टाइम्स पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर एडवर्ब पढ़ाया था, तो एडवर्ब ऑफ टाइम बताए थे, वही यही यहाँ पर है। इस टेंस के कौन कौन से वो एडवर्ब्स है अपन देख लेते हैं। देन का मतलब होता है तब, एट दैट मोमेंट उस क्षण, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर था एट दिस मोमेंट यानी इस क्षण, लेकिन यहां पर कौन सा है, एट दैट मोमेंट यानी उस क्षण, एट दैट टाइम उस समय। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर था एट दिस टाइम इस समय। ध्यान रखना दोनों में अंतर, दोज डेज यानी उन दिनों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था दीज डेज यानी इन दिनों, दोनों को ध्यान रखना। दैट डे यानी उस दिन, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था दिस डे इस दिन। तो इस चीज को भी ध्यान में रखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में एडवर्बियल्स में क्या क्या अंतर है। एक है एज और वाइल, ये भी किसका एडवर्ब है, पास्ट कंटिन्यूअस का, लेकिन कब। ध्यान रखें एज और वाइल जो है ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, या ऐसा बोलिए दो क्लोज को, दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, एक प्रकार के कंजक्शन के रूप में। यदि वाइल के साथ या जिस वाक्यों के बीच में वाइल का प्रयोग हुआ है कंजक्शन के रूप में, यदि वो वाक्य पास्ट कॉन्टेक्स्ट के हैं, किस कॉन्टेक्स्ट के हैं, पास्ट कॉन्टेक्स्ट के हैं, वो वाक्य भूतकाल को दर्शा रहे हैं, तो ध्यान रखना एज और वाइल के बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। कौन सा टेंस आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन वही एज और वाइल का जो वाक्य है वो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को दिखाता है, वर्तमान समय को दिखा रहा है, तो ध्यान रखना एज और वाइल के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगली स्लाइड में हम इस टेंस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, और उसके अंदर अपन इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात करने वाले हैं। तो देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं अजर्टिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर की। अब अजर्टिव सेंटेंस आप लोगों को मालूम है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये दोनों कौन से सेंटेंस कहलाते हैं, अजर्टिव। और इसके बाद अपन बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव की। तो आप लोगों को मालूम है कि कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा वाक्य के डूअर से यानी सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो आपको वाक्य का सबसे पहले क्या लिखना है, इंग्लिश में सब्जेक्ट, या उसको आप लोग डूअर भी बोल सकते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद अब आप लोगों ने 5 टेंस पीछे पढ़े, तो आपको सब्जेक्ट वगैरह सारी चीजें मालूम है क्या होती है, कौन सी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। सब्जेक्ट के बाद हमें आपको मालूम है टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अपन बात करते हैं वर्ब की, ठीक है ना। देखिए इस टेंस की अपन वर्ब को समझते हैं कि कौन कौन सी होती है। तो मैं आपको बताऊं कि जब भी अपन वर्ब की बात करते हैं तो 2 प्रकार की वर्ब की बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। कौन कौन सी, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, जिसको अपन एक्शन वर्ब भी बोल सकते हैं। देखिए बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है वॉज और वर। वॉज और वर, छोटा लिखा हो, वॉज और वर। अब दोनों का उपयोग कौन से डूअर या कौन से सब्जेक्ट के साथ वॉज आता है और कौन से डूअर या सब्जेक्ट के बाद में वर का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वॉज का जो प्रयोग है वो किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद में, यानी एक वचन कर्ता के साथ, या फिर आप इसे बोल सकते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्रोनाउन चार्ट आप लोगों ने याद कर लिया होगा। तो वज किसके साथ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक वचन कर्ता के साथ। और आई के साथ भी किसका प्रयोग होता है, वज का प्रयोग किया जाता है। और बाकी सभी प्लूरल यानी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वर का प्रयोग किया जाता है। देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट और किसी का नाम, अगर वो सिंगुलर है तो मेरे हिसाब से आपको वज और वर का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है आप लोगों को याद हो गया होगा, सिंगुलर के साथ वज और प्लूरल के साथ वर।
अब हेल्पिंग वर्ब के बाद बात आती है मेन वर्ब की। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर वर्ब के टॉपिक के अंदर मैंने आपको 1 मिनट के अंदर ही 12 टेंसों की हेल्पिंग वर्ब याद कराई थी। तो आप लोगों को याद आ गया होगा कि जिस टेंस के नाम में कंटिन्यूअस आ जाता है उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया ना? इस टेंस के नाम में कंटिन्यूअस है, इसका मतलब आईएनजी फॉर्म आएगी। तो आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी समझ में आ गई होगी। तो फॉर्मेशन को वापस देखिए, अफर्मेटिव के सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार वज या वर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर बाकी सारी चीजें यानी प्लेस हो सकता है, टाइम हो सकता है, प्लेस और टाइम से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग हो जाता है, या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो, कोई दूसरी वर्ब हो। पता है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पिछले टेंसों से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें समझाया हुआ है। अगर नॉन फाइनाइट वर्ब है, कोई दूसरी वर्ब भी वाक्य में दी हुई है तो उसको किसके साथ जोड़ते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं तो एक सजीव होगा और एक निर्जीव होगा। तो ऑब्जेक्ट आने पर पहले किसको लिख दीजिए? सजीव को, और उसके तुरंत बाद किसको लिख दीजिए? निर्जीव को। और भी कोई चीजें हैं तो वाक्य में पीछे लगा दीजिए। इस प्रकार आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव जब अफर्मेटिव समझ में आ गया है तो नेगेटिव बिल्कुल आसान है, क्योंकि नेगेटिव बनाने के लिए वाक्य में जोड़ा जाता है नॉट, और वो किसके बाद जुड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद में। बाकी सारा फॉर्मेशन वही रहता है। अब हेल्पिंग वर्ब आपको मालूम चली गई होगी, वज या वर और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। समझ में आ गया? अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आप लोगों को मालूम है। देखिए, आप लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच का सेंटेंस वाला पार्ट ऑफ स्पीच के बाद मैंने पढ़ाया था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, उसके अंदर सभी प्रकार के सेंटेंसेज को अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। असर्टिव और इंट्रोगेटिव के अलावा भी जो जो प्रकार होते हैं उनको वहां पर पढ़ाया हुआ है, इस चीज को ध्यान में रखें। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोगों को मालूम है हिंदी में शुरू होता है क्या से, समझ आ गया ना? और जो वाक्य हिंदी से क्या से शुरू हो वो इंग्लिश में शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से। यानी इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? वाज और वर। तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। सब्जेक्ट अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद में क्या लग जाएगा? नॉट। अगर नहीं है वाक्य में इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है तो ये नॉट नहीं लगेगा। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। आपको ऊपर समझाया आगे क्या क्या करना है और अंत में क्या लगाना है? इंट्रोगेटिव मार्क भी लगाना है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगली स्लाइड के अंदर हम एग्जांपल्स को देख रहे हैं। यहाँ पर हम एडवर्ब के 5 एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं, सिर्फ 5। लेकिन मेरी गारंटी है आप लोग इन 5 एग्जाम्पल को समझ लेंगे तो आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एडवर्बल्स की फिल इन द ब्लैंक्स को आसानी से भर सकेंगे। ये मेरी गारंटी, आप ध्यान रखें। इधर देखें, आप लोगों को बस एडवर्बियल्स मालूम होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आसान है। इधर देखिए, ही बी रीड कोष्टक में दिया हुआ है और लेटर यस्टरडे। अब आप लोग जब यस्टरडे देखेंगे तो आप लोगों को याद आएगा पास्ट सिंपल टेंस, क्योंकि ये तो पास्ट सिंपल की एडवर्ब है। लेकिन यस्टरडे को देखने के बाद यहाँ पर आपको देखना है बी रीड, जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर समझाया था। बी आ गया मतलब आपको क्या लिखनी है? बी वर्ब का उपयोग करना है। तो प्रेजेंट के अंदर बी वर्ब क्या थी? इज, आर, एम। और पास्ट के अंदर कौन सी होगी? वज और वर। तो ही के साथ वाज आएगा या वर, सिंगुलर सब्जेक्ट तो क्या आ जाएगा? वाज। अब जैसे ही के साथ वॉज आया और मेन वर्ब भरनी है तो आपको पता होना चाहिए कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन रहा है। तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? रीडिंग। अगर यहाँ पर ये बी नहीं होता तो बिल्कुल अपन यस्टरडे को देखकर इसकी सेकंड फॉर्म रेड लगाते, लेकिन यहाँ पर बी आ गया है, इसका मतलब बी फॉर्म लगेगी पास्ट के हिसाब से। वज पास्ट के हिसाब से क्यों लगेगी? क्योंकि यस्टरडे आया हुआ है और यस्टरडे बता रहा है कि ये किस समय का वाक्य है? पास्ट का वाक्य है। इसके कारण यहाँ पर ये कौन सा टेंस बन गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये वाक्य आपको समझ में आ गया होगा, और ये समझ में आ गया तो ऐसे सारे वाक्य आप कर सकते हैं। Some people run after the bus that time।
किसी के पीछे भागते हैं तो उसके पीछे उसके लिए लगाते हैं आफ्टर। बस के पीछे भाग रहे हैं तो आफ्टर द बस, इसका ध्यान रखना। ये प्रीपोजिशन एक प्रकार का प्रीपोजिशन का यूज है। तो दैट टाइम किस टेंस का है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सम पीपल, एक वचन या बहुवचन, एक से तो ज्यादा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वर। और रन का क्या हो जाएगा? रनिंग। एक चीज हमेशा ध्यान में रखें, जब भी फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं टेंस की, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को भरना, इस चीज को ध्यान में रखें। ऐसा नहीं केवल हेल्पिंग वर्ब भर दी या केवल मेन वर्ब भर दी, टेंस के हिसाब से वर्ब भर रहे हैं, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को भरना है। तो अगर ये वाक्य समझ में आ गया तो सारे एडवर्बियल आप लोग कर सकते हैं। आई अ बुक व्हेन सीता केम इन। जब सीता अंदर आई मैं क्या कर रहा था? एक पुस्तक पढ़ रहा था। ये आप भाव को समझें, आपको टेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आई के साथ क्या आएगा? वज। और रीड का क्या हो जाएगा? रीडिंग। मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बताया था, जब व्हेन पास्ट कॉन्टेक्स्ट में हो तो उसके साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। देखिए ये है कि नहीं है, और ये पास्ट का कॉन्टेक्स्ट बन रहा है पर पास्ट कंटिन्यूअस। अब वाइल का मैंने बताया था, जब वाक्य पास्ट कॉन्टेक्स्ट में हो तो वाक्य पास्ट में सी सा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वाइल के बाद हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। ये चीज आपको बताई तो यहाँ पर ये आ गया, ऐसा ही वाक्य आएगा, चिंता नहीं करें। तो वाइल सी के साथ क्या हो जाएगा? वज। और रन का क्या हो जाएगा? रनिंग। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट। माई वाइफ कुक फूड। अब यहां पर देखिए, माई वाइफ मेरी पत्नी खाना पका रही थी। या ऐसा भी बन सकता है, जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी ने खाना बना दिया था। दोनों हो सकता है ना। तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है और पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है। इस चीज को ध्यान रखें। अगर पास्ट कंटिन्यूअस बनाता है तो वज कुकिंग, अगर काम भूतकाल में चल रहा था तो, और अगर पूरा हो गया था उसने खाना बना दिया था कि भाई जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी ने खाना बना दिया था, तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? हैड कुक्ड। इसका भी ध्यान रखें, दोनों सही है। तो आपको वाक्य को समझकर, वाक्य के भाव को समझकर क्या करना है? रिक्त स्थान को भरना है। तो मेरे हिसाब से आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्बियल्स के जो मतलब फिल इन द ब्लैंक्स होता है, वर्ब को भरना था, वो भी समझ में आ गया होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो आपको सही लगे वो भरना, क्योंकि ये पास्ट का कॉन्टेक्स्ट है। अगर उसकी बीवी खाना बना रही थी भूतकाल में और वो काम जारी था, समाप्त नहीं हुआ था, तो पास्ट कंटिन्यूअस आ गया। और जब वो घर पहुंचा और उसकी बीवी खाना बना के तैयार बैठी थी, खाना बन चुका था, तो उसके लिए क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। उसको आगे पढ़ेंगे तो ये एग्जांपल आप लोग वापस देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा अगर अभी नहीं आ रहा है तो ये ध्यान रखें। यानी जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और वो भूतकाल में खत्म हो गया और उसका असर अभी भी है, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। वहां पर मैं आपको पूरा समझाऊंगा, चिंता नहीं करें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ वाक्य अपन यहाँ पर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश के करेंगे, सिर्फ 4 वाक्य ध्यान रखें। लेकिन आप अगर इन 4 वाक्यों को समझेंगे तो आप कोई भी वाक्य ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगी। फिर बात रहेगी मीनिंग्स की, जो कि आपको याद होनी चाहिए। स्ट्रक्चर एक बार जब समझ में आ जाती है तो कोई भी वाक्य आप लोग उसको आसानी से बना सकते हैं। तो वह गुरुवार को मेरे घर आ रही थी। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, वाक्य हमेशा डूअर से शुरू होगा, तो वह स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर आ जाएगा सी। डूअर के बाद हमेशा वर्ब की बात करते हैं, वर्ब में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वाज और वर होती है हेल्पिंग वर्ब, तो सी के साथ क्या आ जाएगा? वाज, क्योंकि सिंगुलर है। और रही थी कंटिन्यूअस टेंस यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आ रही के लिए क्या हो जाएगा? कमिंग। अब ऑब्जेक्ट नहीं है, एक तो है मेरे घर को और गुरुवार को, तो मेरे घर टू माई होम या हाउस। देखिए किसी डेस्टिनेशन की ओर जाते हैं, किसी स्थान पर जाते हैं, तो उस स्थान के लिए हमेशा इंग्लिश के वाक्य में उस स्थान से पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। और किसी स्थान को अपन छोड़ते हैं, उस स्थान से प्रस्थान कर लेते हैं, तो उस स्थान से पहले हमेशा इंग्लिश में क्या आता है? फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसके घर जा रही है तो उसके आगे क्या आएगा? टू। शी वॉज कमिंग टू माई होम गुरुवार को।
कब आ रही थी? गुरुवार को, यानी दिन। तो हमेशा ध्यान रखें किसी भी दिन से पहले हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑन थर्सडे, यानी संडे मंडे जो दिन होते हैं इनसे पहले अगर इंग्लिश के वाक्य में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है? ऑन का प्रयोग करना है। ये आप लोग ध्यान में रखें। तो मेरे हिसाब से वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो आपको मालूम है नॉट लगाते हैं, और कहाँ लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद में, यानी वज के बाद में लग जाएगा। वह गुरुवार को मेरे घर नहीं आ रही थी। शी वज नॉट कमिंग टू माई होम या हाउस ऑन थर्सडे। और इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या वह गुरुवार को मेरे घर आ रही थी? तो जब वाक्य के शुरू में क्या है तो इंग्लिश का वाक्य किससे शुरू होगा? वज से शुरू हो जाएगा। वॉज सी कमिंग टू माई होम ऑन थर्सडे, और अंत में क्या लग जाएगा? इंट्रोगेटिव साइन लग जाएगा। ध्यान रखें। वे अपने कपड़े नदी किनारे धो रहे थे। इसको देखिए, तो सब्जेक्ट क्या है? डूअर क्या है? वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो दे के बाद में सीधा हेल्पिंग वर्ब, तो बहुवचन के लिए क्या आ जाएगी? वर। समझ में आ रहा है? और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, धोने को बोलते हैं वॉश, WASHING, वॉशिंग। क्या धो रहे थे? अपने कपड़े। अब ये ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको प्रोनाउन चार्ट सिखाते वक्त आपको बताया था, जब भी वाक्य के अंदर अपना, अपनी, अपने हो तो उसकी अगर आपको मीनिंग लिखनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है? जो सब्जेक्ट है उसका कौन सा केस लगाना है? पजेसिव केस लगाना है। पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो वाला केस लगाना है। तो दे का क्या हो जाएगा? दे, देम, दियर्स, दियर। तो पजेसिव एडजेक्टिव जो वाला पजेसिव केस है वो अपने के लिए काम आएगा, दे के अंदर आएगा दियर। प्रोनाउन चार्ट का वीडियो देख लेना, उसमें सब बताया हुआ है। पजेसिव केस 2 है, पजेसिव प्रोनाउन एक, तो एक है पजेसिव एडजेक्टिव। अब ये पजेसिव एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये नाउन से पहले लगा हुआ है, तो नाउन से पहले जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो अपने, अपने के लिए जो आएगा वो पजेसिव केस के अंदर क्या आएगा? दे का दियर। इस चीज को ध्यान में रखें। आप प्रोनाउन चार्ट को पूरा देखें, आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब दियर, कपड़े को क्या लिखेंगे? क्लोथ्स। ठीक है। अब है नदी के किनारे। अब नदी के किनारे बोलते हैं ऑन द बैंक ऑफ रिवर। बैंक ऑफ रिवर होता है नदी किनारे, लेकिन जब वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं उसके आगे प्रीपोजिशन क्या लगेगा? ऑन। ठीक है। तो दे वर वॉशिंग देयर क्लोथ्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे। अब इसको नेगेटिव बनाना है, वे अपने कपड़े नदी किनारे नहीं धो रहे थे, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट। और इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या वे अपने कपड़े नदी किनारे धो रहे थे, तो हेल्पिंग वर्ब का आ जाएगी आगे, वर दे हो जाएगा और इंट्रोगेटिव साइन लग जाएगा लास्ट में। ठीक है ना, इसको ध्यान रखें। गांधी जी उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ध्यान से देखें, तो डूअर कौन है? गांधी जी। एक वचन है या बहुवचन? एक वचन है तो क्या आ जाएगा? वज। पीछे मत देखना थे आया हुआ है तो वर लगा दो, नहीं। सब्जेक्ट एक वचन है, डूअर एक वचन है, सिंगुलर है तो हेल्प वर्ब क्या आएगी? वज और वर्ब में से वज। तो गांधी जी वज। नेतृत्व करने को बोलते हैं लीड, और लीड का क्या हो जाएगा? लीडिंग, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उस आंदोलन, तो उसके लिए वर्ड का प्रयोग करते हैं दैट, और आंदोलन को बोलेंगे मूवमेंट। तो ये समझ में आ गया होगा। देखिए, इसके लिए प्रयोग करते हैं दिस का, और उसके लिए प्रयोग करते हैं दैट का, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। नेगेटिव बनाना है तो वज के बाद में नॉट आ जाएगा, इंट्रोगेटिव बनाना है तो वज कहाँ आ जाएगा? आगे। ठीक है ना। क्या राकेश व श्याम कक्षा में शोर नहीं कर रहे थे? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको ध्यान से देखें। तो वाक्य किससे शुरू हुआ? क्या से, यानी इंग्लिश का वाक्य किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सब्जेक्ट एक वचन या बहुवचन? एक से ज्यादा है। राकेश व श्याम दो जने तो बहुवचन, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? वाज और वर्ब में से वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट लिख दीजिए। आपको मालूम है ना, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है? कैपिटल, क्योंकि किसी का नाम भी क्या होता है? प्रॉपर नाउन। तो वर, राकेश एंड श्याम। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या लगा दीजिए? नॉट। अगर ये यहाँ पर नहीं होता तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग नहीं होता, इसको ध्यान में रखें। तो वर, राकेश एंड श्याम नॉट। अब क्या बचा? शोर कर रहे थे। अब शोर करना को इंग्लिश में बोलते हैं मेक अ नॉइस। मेक अ नॉइस का मतलब क्या होता है? शोर करना। समझ आ रहा है? ये पूरी मीनिंग है, ये पूरा जो फ्रेज है वो एक मीनिंग है।
मेक अ नॉइस, शोर करना। तो इसका जब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बनेगा तो क्या बनेगा, मेकिंग अ नॉइस। अब कहाँ कर रहे थे, कक्षा में, यानी इन द क्लास। और प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के अंत में। तो आप लोगों को ये वाक्य भी समझ में आ गया होगा। अगर इसका अफर्मेटिव बनाना है तो राकेश एंड श्याम वर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। नेगेटिव बनाना है तो राकेश एंड श्याम वर नॉट मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। तो ये थे अपना ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश के कुछ एग्जाम्पल। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए, ये जब फॉर्मेशन समझ में आ जाती है तो आप किसी भी प्रकार का वाक्य इंग्लिश में बना सकते हैं। आपको फॉर्मेशन भी रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप पहले टेंस से शुरू करके यहाँ इस टेंस तक पहुँचते हैं तो आपको सारी फॉर्मेशन समझ में आ जाती है कि सारे वाक्य जो है वो किस प्रकार से बनते हैं। क्योंकि सारे टेंस में क्या होता है, फॉर्मेशन वही रहती है, केवल जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, वो चेंज होती है, सारा क्या रहता है, एक जैसा रहता है। तो अपना यहाँ पर जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये टेंस समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए। आपका कोई डाउट है, कोई सेंटेंस आपसे नहीं बन रहा है, कुछ भी आप लोगों के मन में है तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, उसको भरिए। उस कमेंट के अंदर अपने डाउट, अपने रिव्यूज डालिए। और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अपना जो YouTube चैनल है उसके ऊपर 350 से ज़्यादा सब्सक्राइब्स हो चुके हैं, जल्दी से 500 करवा दीजिए। और तब तक मैं आपके सामने और वीडियो लेक्चर्स लाता रहूँगा जिसके अंदर टेंस पूरा करेंगे। उसके बाद नए वीडियो जो है उसके अंदर नए टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आप लोगों को बता चुका हूँ कि YouTube के अलावा टेलीग्राम के ऊपर भी मेरा चैनल है, इसी नाम से इंग्लिश विद जैन सा से। वहाँ पर मैं डेली क्विजेज डालता हूँ, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित क्विज के क्वेश्चन। तो उसको भी आप सर्च करिए टेलीग्राम में, इंग्लिश विद जैन सा, और उसको भी ज्वाइन करिए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो लेक्चर के अंदर जिसमें अपन पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। राम राम, जय जिनेंद्र।